हेलो स्टूडेंट्स। आज एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के आर्थिक विचारों के इतिहास, जो कि एमए फाइनल में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसमें पुनः प्रकृतिवाद पर चर्चा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं डॉक्टर सीमा सोरल, एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रकृतिवादियों को क्यों सामने आना पड़ा या प्रकृतिवाद क्यों सामने आया, प्रकृतिवाद की उत्पत्ति के क्या कारण थे, क्या ऐसी परिस्थितियां थीं जिनके कारण प्रकृतिवाद की उत्पत्ति हुई। तो जब भी कोई विचारधारा जन्म लेती है तो वह किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होती हैं, और यही बात हम प्रकृतिवाद के बारे में भी कह सकते हैं। यूरोप में लगभग 300 वर्ष तक वणिकवाद का बोलबाला था और इस व्यवस्था से लोग बहुत तंग आ चुके थे, क्योंकि उसमें किसी प्रकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व नहीं दिया गया था। और इस कारण फ्रांस के, विशेष रूप से फ्रांस के, और जगह के भी विचारकों ने इसका विरोध किया, लेकिन फ्रांस के विचारकों ने इसकी कटु आलोचना की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बहुत आवश्यकता उन्होंने बताई। और इस प्रकार से ये विचार सर्वत्र फैलने लगे और इन विचारकों को विशेष रूप से कृषकों का बहुत अधिक समर्थन मिला, और कालांतर में अनेक बातों ने वणिकवाद को समाप्त कर दिया और उसी की उत्पत्ति के रूप में हमारे सामने प्रकृतिवाद सामने आता है। कुल मिलाकर वणिकवाद की जो बुराइयां थी वह प्रकृतिवाद के जन्म के लिए उत्तरदायी थी। इस संबंध में हैने का कहना है कि प्रकृतिवाद यद्यपि और भी बहुत कुछ था और उसके अन्य उद्देश्य भी थे, परंतु इसकी परिभाषा में यह कहा जा सकता है कि यह वणिकवाद के विरुद्ध फ्रांसीसियों का विद्रोह था। अब हम देखते हैं कि प्रकृतिवाद के जन्म लेने के पीछे कौन कौन सी परिस्थितियां विशेष रूप से जिम्मेदार थीं। तो सबसे पहला कारण हम डिस्कस करेंगे राज दरबार का अपव्यय। 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक फ्रांस में लुई वंश का बोलबाला था और शासन के अत्याचारों की लंबी गाथा थी। राजा कहता था, मैं ही राज्य हूँ। राज दरबार का प्रत्येक व्यक्ति जनता के लिए राजा था। राज दरबारी अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए राजकोष से मनमाना धन खर्च करते थे। राजा हमेशा विलासिता की जिंदगी जीता था। राजकोष का उपयोग निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया जाने लगा। उसे जनता की बिल्कुल चिंता नहीं थी और राजा सारा दिन सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने ऐशो आराम के लिए जनता पर मनमाने कर लगाने लगा था। राज्य पर दिन प्रतिदिन ऋण बढ़ता जा रहा था। ऐसी विषम परिस्थितियों में नवीन विचारों के विकास की आवश्यकता थी और प्रकृतिवाद उसके कारण हमारे सामने आया। दूसरा है अनावश्यक करारोपण। राज दरबार के भारी खर्चों की पूर्ति के लिए देश के निर्धनों पर अत्यधिक करारोपण किया जाता था। धनी वर्ग पर कर नहीं लगाया जाता था और भूमि पर पादरियों, सामंतों, बड़े बड़े धनिकों का स्वामित्व हो गया था। छोटी जोतों पर गरीब किसान अपनी बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजर कर रहे थे और करारोपण का पूरा भार किसानों पर था। इसके साथ ही किसानों की उपज के दाम बहुत घट गए थे। यहाँ तक कि घटिया से घटिया नमक पर भी कर लगाया जाता था। किसान अपने अनाज को विदेशों में नहीं भेज पाते थे, क्योंकि निर्यातकारों ने भी विदेशों में भी अनाज के दाम बढ़ा दिए थे। फ्रांस में जमींदारी प्रथा थी। निर्दयतापूर्ण शोषण किया जाता था किसानों का और गरीबों का, और कच्चे माल से लेकर निर्मित माल तक अनेक बिंदुओं पर करारोपण किया जाता था। जैसा कि श्रीमती हिक्स ने लिखा है कि रोमन साम्राज्य के पतन का कारण त्रुटिपूर्ण ढंग से गठित और विस्तृत कर प्रणाली थी। इसी प्रकार फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण भी अन्यायपूर्ण कर प्रणाली थी, जिसमें निर्धन वर्ग की उपेक्षा की गई थी
और धनिकों पर कर भार कम था। तो ये जो कारण थे, इन कारणों से विद्रोह लोगों में उत्पन्न हुआ और प्रकृतिवाद की नींव पड़ी। तीसरा जो कारण हम बता सकते हैं वो यह है कि इंग्लैंड की कृषि क्रांति। प्रकृतिवाद के जन्म के समय इंग्लैंड में भूमि सुधार का कार्यक्रम बड़ी तेजी से लागू किया जा रहा था। वहाँ कृषि उत्पादन बढ़ने लगा, किसानों की दशा में आमूलचूल परिवर्तन होने लगा। इंग्लैंड की कृषि क्रांति फ्रांस के विचारकों को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती थी और केने स्वयं एक किसान थे और उसने अपने देश में इंग्लैंड के समानी कृषि कार्यक्रमों को लागू करना प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप फ्रांस में भी कृषकों और कृषि की दशा में परिवर्तन होने लगा और लोगों का विश्वास व्यापार में से उठकर कृषि पर केंद्रित होने लगा। नेक्स्ट है वणिकवादी नीति। फ्रांस में वणिकवाद को कॉलबर्टवाद के नाम से पुकारा जाता था। संपूर्ण फ्रांस वित्त मंत्री कॉलबर्ट के आर्थिक नियंत्रणों से त्रस्त हो चुका था। वहाँ व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं थी, उनका गला घोट दिया गया था स्वतंत्रता का। मजदूरों और किसानों का शोषण करके देश में सोने चांदी के संग्रह को बढ़ाया गया था। आंतरिक व्यापार की अपेक्षा विदेशी व्यापार को महत्व दिया गया था। फ्रांस के नए विचारकों ने व्यापार की अपेक्षा कृषि को तथा व्यापारी की अपेक्षा किसानों को सम्मान दिया। आयात निर्यात पर लगे कड़े प्रतिबंधों को तोड़ा गया और उन्होंने व्यापार की अपेक्षा कृषि को बढ़ावा दिया और बताया कि वास्तविक बचत कृषि से ही प्राप्त होती है। और इन विचारों ने कृषि कार्य की ओर लोगों को ज़्यादा आकर्षित किया और कृषि को महत्व मिला। इस व्यवस्था का प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा और धीरे धीरे लोग इस नई व्यवस्था का स्वागत करने लगे। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण कारण हम बता सकते हैं वो है आत्मगत शक्तियों का प्रारंभ। राजा लुई 14 की मृत्यु के बाद फ्रांस में जनता के विचारों में परिवर्तन होने लगा। वैज्ञानिक क्षेत्र में इस समय नई नई खोजें हो चुकी थी। पुरानी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध घोर विरोध दर्ज किया जाने लगा। व्यक्ति को राजनीति और दर्शन का केंद्र माना गया। प्राकृतिक विज्ञान के नियम इतने अधिक विकसित हो चुके थे कि लोगों को उनका अनुकरण करके सुख शांति प्राप्त करने का संकल्प लेने के लिए लोग बाध्य हो गए और लोगों के बीच में ये विचार पनपने लगे थे कि प्रकृति ही सर्वोत्तम सत्ता है और उसी के सहारे मनुष्य अपना विकास कर सकते हैं। तो और इस समय न्यूटन के आविष्कार बहुत पॉपुलर हो चुके थे। इसी तरह ह्यूम की भी काफ़ी प्रशंसा की जाने लगी थी और प्रकृतिवाद इन सभी बातों का सामूहिक परिणाम था। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि प्रकृतिवाद को जन्म देने के लिए उपर्युक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त फ्रांस में अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध घोर प्रतिक्रिया प्रारंभ होने लगी थी। नए विचारक राजा के डिवाइन राइट्स को चुनौती देने लगे थे और अब वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित सरल और विवेकपूर्ण नियमों की खोज में जुड़ चुके थे और प्रकृतिवाद को इस राजनीतिक चेतना से बहुत शक्ति मिली और वह तेजी से बढ़ने लगा। अब प्रमुख विचार प्रकृतिवादियों के क्या थे? तो सबसे पहले आता है प्राकृतिक व्यवस्था का सिद्धांत। तो फ्रांस में प्राकृतिक व्यवस्था के विचार जब दिए जा रहे थे तो अनेक लोगों को ये आशंका होने लगी थी कि इस व्यवस्था को कैसे समझा और अपनाया जाए। इस शंका का निवारण प्रकृतिवादी यह कहकर करते थे कि प्राकृतिक व्यवस्था मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक है, जो किसी भी सुसंस्कृतम एवं बुद्धिमान व्यक्ति के विचार करने पर आसानी से समझ में आ जाएगी। इस व्यवस्था को किसी वैज्ञानिक विधि से नहीं देखा जा सकता, केवल आत्मनिरीक्षण एवं गहन विचार द्वारा ही इसका अनुभव किया जा सकता है। प्रकृतिवादियों का विचार था कि इस व्यवस्था को आत्मज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है और एक बार जब इसके लाभों की किसी को जानकारी हो जाएगी तो वह कभी भी इसके लाभों को अस्वीकार नहीं कर पाएगा
और इस व्यवस्था को व्यावहारिक बनाने के लिए केने ने सुझाव दिया था कि राज्य को ऐसी शिक्षा का समुचित प्रबंध करना चाहिए जो लोगों को प्राकृतिक व्यवस्था की जानकारी प्रदान कर सके। प्रकृतिवादियों को प्राकृतिक व्यवस्था पर अटूट विश्वास था। वो ये मानते थे कि हमारी सारी इच्छाएं एक ही केंद्र बिंदु पर आकर केंद्रित होती है और इन सबका उद्देश्य सर्वव्यापी शांति से है। हमें उसे ईश्वरीय देन समझना चाहिए जिसकी यह इच्छा है कि पृथ्वी पर सभी लोग शांति से रहें। और इसी के संदर्भ में जो दूसरा जो महत्वपूर्ण विचार प्रकृतिवादियों का आर्थिक विचार सामने आता है वो है जड़वत प्राकृतिक व्यवस्था। प्राकृतिक व्यवस्था का दूसरा अर्थ स्पष्ट करते हुए जी डेवम रीस ने लिखा है, जब मानव समाज भी उन्हीं प्राकृतिक नियमों से संचालित होने लगेगा जिन नियमों से जड़ जगत और पशु जगत संचालित होता है तो उसे भी प्राकृतिक विधान कहा जाएगा। और इसीलिए प्राकृतिक विधान या प्राकृतिक व्यवस्था की सही जानकारी प्राप्त करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि प्रकृतिवादियों का प्राकृतिक व्यवस्था का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि मनुष्य जाति के लिए जीवन आनंदमयी बनाता है। तीसरा जो इनके प्रमुख आर्थिक विचार थे वह थे शुद्ध उपज। आर्थिक विचारों के इतिहास में प्रकृतिवादियों के अतिरेक संबंधी विचारों को विशिष्ट स्थान है। शुद्ध उपज अथवा वास्तविक उत्पादन वह मात्रा है जो कुल उत्पादन में से लागत को घटाने के बाद प्राप्त होती है। प्रकृतिवादी का शुद्ध उपज संबंधी विचार केवल कृषि क्षेत्र तक ही सीमित था। संकुचित धारणा होते हुए भी अतिरेक संबंधी विचार विशिष्ट स्थान रखते हैं क्योंकि अतिरेक ही समाज की असली आय होती है। प्रकृतिवादियों का विचार था कि जिन व्यवसायों में मनुष्यों की अपेक्षा प्रकृति का हाथ अधिक होता है वहाँ शुद्ध उपज प्राप्त होती है। उनके अनुसार कृषि व्यवसाय ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जहाँ से हमें शुद्ध उपज प्राप्त होती है और कृषि व्यवसाय ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जो राष्ट्र को समृद्धि की दिशा में ले जा सकता है। और प्रकृतिवादियों के इन विचारों ने वणिकवादियों के व्यापार संबंधी विचारों पर गहरी चोट की थी। वणिकवादियों ने जिस कृषि को हेय और उपेक्षित व्यवसाय समझा था प्रकृतिवादियों ने उसे पूज्य समझा। प्रकृतिवादियों के जो अन्य विचार हम लें तो उसमें नेक्स्ट जो विचार आता है उनका आर्थिक विचार है संपत्ति का परिभ्रमण। प्रकृतिवादी विचारकों ने ये माना कि संपत्ति के वितरण के संबंध में उनके जो एक प्रमुख विचारक थे मिराबो, उन्होंने ये लिखा था कि जब से संसार प्रारंभ हुआ है तब से 3 महत्वपूर्ण आविष्कार हुए हैं जिन्होंने राजनीतिक समाज को स्थिरता प्रदान की है। उसमें से पहला आविष्कार है लेखन कला का, दूसरा आविष्कार है द्रव्य का और तीसरा आविष्कार है आर्थिक सारणी का जो प्रथम दोनों आविष्कारों की उद्देश्यों की पूर्ति करती है। यह हमारे युग का एक महान आविष्कार है जिसका सुफल हमारी संतानें भोगेंगी। प्रकृतिवादियों के सम्मुख वितरण की प्रमुख समस्या थी और इस समस्या के समाधान के लिए कैने ने डॉक्टर हार्वे के रक्त परिवहन के सिद्धांत की सहायता ली थी। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप ध्यान रखिए, 1758 में उन्होंने एक आर्थिक सारणी जिसे हम टैबलो इकोनॉमिक और इकोनॉमिक टेबल के नाम से जानते हैं, उन्होंने समाज में धन के परिभ्रमण की व्याख्या इस आर्थिक सारणी के माध्यम से की थी और ये उनका एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट विचार है मूल्य संबंधी विचार। तो प्रकृतिवादी जो विचारक थे उनका मूल्य संबंधी विचार भी बहुत महत्वपूर्ण विचार था। उनका ये कहना था कि मूल्य 2 प्रकार के हो सकते हैं, पहला आधारभूत मूल्य और दूसरा प्रचलित मूल्य। हालांकि उन्होंने मूल्य के संबंध में कोई वैज्ञानिक विचार नहीं दिए हैं, परंतु उन्होंने उचित मूल्य का सुझाव दिया था। आधारभूत मूल्य की अगर हम चर्चा करें तो यह मूल्य लागत पर आधारित है जिसे बाद में नॉर्मल प्राइस या सामान्य मूल्य कहा जाने लगा। दूसरा उन्होंने कहा था प्रचलित मूल्य। प्रचलित मूल्य का अगर हम अर्थ देखें तो यह बाजार मूल्य था जो दुर्लभ था
और प्रचुरता के कारण क्रेताओं और विक्रेताओं के मोल भाव करने की क्षमता से निर्धारित होता है। प्रचलित मूल्य की धारणा से मांग और पूर्ति के सिद्धांत का संकेत मिलता है। प्रकृतिवादी मूल्य और उपयोगिता में भेद करते थे, लेकिन मूल्य और कीमत में भेद नहीं करते थे। मूल्य से उनका तात्पर्य विनिमय मूल्य से था। उनके मूल्य संबंधी सिद्धांत से इस बात की जानकारी नहीं होती कि वे मूल्य अथवा कीमत निर्धारण किस प्रकार से करते थे। कहने तथा तुर्को बाजार मूल्य में अधिक रुचि रखते थे, जिसके बारे में उनका विश्वास था कि ये वस्तु की पूर्ति और क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य होने वाली प्रतियोगिता से प्रभावित होती है। तो ये उनका एक और प्रमुख विचार था। अब हम ये देखते हैं कि प्रकृतिवादियों का क्या स्थान रहा है आर्थिक विचारों के इतिहास में। तो कुछ विद्वानों का मत है कि आर्थिक विचारों के इतिहास में प्रकृतिवादियों का स्थान काफ़ी विवादग्रस्त रहा है। परंतु कुछ विद्वान प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों को ये मानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण विचार रखते थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक ना कहकर प्रकृतिवादियों को अर्थशास्त्र का संस्थापक कहा जाना चाहिए। जी डैमन रिस ने तो यहाँ तक कह दिया था कि प्रकृतिवादियों की मौलिकता तथा उनके उत्साह को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें नए विज्ञान के अग्रदूत कह सकते हैं। लेकिन एक मत होकर स्वीकार यही किया जाता है कि एडम स्मिथ ही अर्थशास्त्र के संस्थापक हैं। तो इसी के आधार पर अलेक्जेंडर ग्रे ने भी प्रकृतिवादियों के बारे में विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि वास्तविक संस्थापक हमें प्रकृतिवादी विचारकों को माना जाना चाहिए। न्यूमैन ने भी इसी बात का समर्थन किया है। उनका विश्वास था कि संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का संचालन प्राकृतिक नियमों के द्वारा ही किया जाता है। एडम स्मिथ ने खुद ने प्रकृतिवादियों की तारीफ करते हुए कहा है कि यह प्रणाली अनेक त्रुटियों के होते हुए भी राजनीतिक अर्थशास्त्र विषय पर अभी तक प्रकाशित होने वाले जितने भी विचार हैं उनमें सबसे ज़्यादा सत्य के समीप हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि भले ही अर्थशास्त्र का संस्थापक कोई भी हो, परंतु इतना आवश्यक है कि उस संस्थापक को चोटी पर पहुंचने के लिए उस मार्ग की आवश्यकता थी जो मार्ग प्रकृतिवादियों ने दिखाया था। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रकृतिवादियों का पतन क्यों हुआ। तो प्रकृतिवाद बहुत अल्प समय तक रहा, लगभग 22 वर्ष तक रहा, और इसका उदय फ्रांस में हुआ। 1767 में यह विचारधारा चरम बिंदु पर पहुंच चुकी थी, परंतु उसके बाद इस विचारधारा का पतन प्रारंभ हो गया था। इसमें खोज कर दोष निकाले गए और उनके आधार पर प्रकृतिवाद की कटु आलोचनाएं की गई। विशेष रूप से इनके जो आलोचक थे वो रूसो, वॉल्टेयर आदि थे। तो इनकी अगर त्रुटियों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले तो ये कह सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ कृषि को ही महत्व दिया, व्यापारों को बिल्कुल महत्व नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है, हमें व्यापार व्यवसाय भी अर्थव्यवस्था में आवश्यक होते हैं। केवल कृषि से ही देश को समृद्ध नहीं बनाया जा सकता। और व्यापारी वर्ग प्रकृतिवाद की यह कहकर आलोचना करने लगा कि यह काल्पनिक है और इस कारण से प्रकृतिवाद का पतन होना प्रारंभ हो गया। दूसरी जो इनकी आलोचना है वो है इनके जो विचार थे उनका कोई सीक्वेंस नहीं था, आपस में विरोधी थे। एक स्थान पर जो कही जाती थी बात, दूसरे स्थान पर उसकी विरोधी बात कह दी जाती थी। इस प्रकार प्रकृतिवाद जो है वो भ्रमित कर रहा था लोगों को। उनके विचार भ्रमपूर्ण थे। मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग विचार थे। एक जगह पर कुछ कहा जा रहा था, दूसरी जगह पर उसके विरोधी विचार दिए जा रहे थे। तो इसने भी प्रकृतिवाद के पतन
की जिम्मेदारी ली। नेक्स्ट है, अनेक प्रभावशाली दलों ने प्रकृतिवाद की बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। प्रकृतिवादी अपनी विचारधारा को लोगों पर थोपने का बहुत प्रयास करते रहे। तुर्गों के वित्त मंत्री पद पर नियुक्ति से उन्हें बहुत हद तक इसमें सफलता मिली कि वह प्रकृतिवादी विचारों को लोगों पर थोप सके, किंतु यह उनकी असफलता रही। वह ज़्यादा समय तक इस काम में सफल नहीं हो सके और 1776 में तुर्गों को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया गया। और इसी वर्ष एडम स्मिथ की पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस आई और एडम स्मिथ की पुस्तक का प्रकाशित होना प्रकृतिवाद पर अंतिम प्रहार था। और एक और महत्वपूर्ण कारण जो हम प्रकृतिवाद के पतन के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं वो ये है कि प्रकृतिवादियों को साथ भाग्य ने भी नहीं दिया। उन्होंने वणिकवादी विचारधारा के विपरीत अनाज के व्यापार को स्वतंत्र कर दिया था, लेकिन उस समय फ्रांस में मौसम की बहुत ज़्यादा खराबी रही और बार बार फसलें खराब होने लगी। गले पर पाबंदी हटते ही उनका मूल्य बढ़ गया था। मूल्य तो फसलों के खराब होने से बढ़ा था, परंतु लोगों ने सोचा कि मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण अनाज का स्वतंत्र व्यापार है। दूसरी ओर प्रकृतिवाद के जो आलोचक थे वह बहुत शक्तिशाली हो गए थे और ये सब कारण प्रकृतिवाद के पतन के लिए जिम्मेदार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।